ठीक है। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, अब मैं आप लोगों को इतना सरल भाषा में सिर्फ एक लेक्चर में आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग सिर्फ इस डायग्राम की लेबलिंग देखते रहिएगा, बाकी आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। देखिए, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर और वातावरण के मध्य होता रहता है, उसको कहा जाता है श्वसन। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी जिस गैस को एक्सहेल करती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जिस गैस को इनहेल करती है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब रेस्पिरेशन होता है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, देन द सिस्टम फैसिलिटेटिंग द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वह तंत्र जो कि श्वसन करने में मदद करता है उसको कहा जाता है श्वसन तंत्र। ठीक है, अब श्वसन तंत्र के कुछ अंग होंगे, जैसे पहला ऑर्गन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो ये है, इसको हम लोग नोज कहते हैं। ठीक है, नोज, या फिर कुछ जगह पर आपको ये ही ऑर्गन नेसल कैविटी के नाम से मिलेगा। ये पहला ऑर्गन हो गया। ठीक है, जो नोज होती है उसके बाहर का जो रीजन होता है उसको हम लोग नोज कहते हैं, और उसके अंदर का जो एरिया होता है उसको नेसल कैविटी कहा जाता है। इसीलिए नोज को ही दोनों नाम से डिनोट कर दिया जाता है। राइट, अब नोज के पीछे वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है ना, ये जो फेरिंग्स है ये नेसल कैविटी के जस्ट पीछे वाले हिस्से से शुरुआत होती है, और जो हमारा C7 वर्टिब्रा होती है वर्टिब्रल कॉलम की, वहां तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑर्गन हुआ है इसका वो क्या होता है, फेरिंग्स। ठीक है, अब इसकी पोजीशन के हिसाब से, इसकी जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की पोजीशन के हिसाब से उस फेरिंग्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है जो कि नेसल कैविटी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं नेसोफेरिंग्स। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो इसका है वो प्रेजेंट होता है, ये कौन सी कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, रेस्पिरेटरी का नहीं है, ओरल कैविटी। ठीक है, जो ओरल कैविटी है उसके जस्ट पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट आ रहा होता है, यानी कि ये यहां पर जो फेरिंग्स का पार्ट होगा वो इस फेरिंग्स का दूसरा पार्ट होगा, जिसको हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब जब ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे वाले रीजन में क्या चीज मौजूद होती है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, अब लैरिंग्स के पीछे यानी कि इस जगह पर जो फेरिंग्स मिलता है वो इस फेरिंग्स का थर्ड पार्ट होता है, जिसको हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। पहला पार्ट होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा पार्ट होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इस लैरिंगोफेरिंग्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो होता है हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद में क्या चीज होती है, इसके बाद जैसे ही फेरिंग्स का रीजन खत्म होता है वैसे ही इस ट्रैकिया से ऊपर और जो इसोफेगस है उससे ऊपर एक और स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस या फिर एपिग्लॉटिस। ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैं जनरल कंसीडरेशन के लिए यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस या फिर ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक,
एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है कि वो विंड पाइप और फूड पाइप यानी कि ट्रैकिया और ईसोफेगस को आपस में सेपरेट करने का काम करता है, ताकि कभी भी इनहेल करते टाइम विंड जो है वो ईसोफेगस में ना एंटर कर सके, और स्वालो करते टाइम जो खाना हम लोगों ने खाया हुआ है वो किसी भी कारण से इस ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, जब आप खाना निगलते हो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये ट्रैकिया जो होती है ये बंद हो जाती है और ईसोफेगस जो होता है वो खुल जाता है, जिस वजह से जो फूड होता है वो ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है, ना कि ट्रैकिया में। वहीं जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं उस समय ये एपिग्लॉटिस रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ईसोफेगस बंद हो जाएगी और ट्रैकिया खुल जाएगी, जिस वजह से जो एयर आ रही है वो इस ट्रैकिया के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये इसका थर्ड ऑर्गन हुआ एपिग्लॉटिस। फोर्थ ऑर्गन जो है, फोर्थ ऑर्गन आता है इसका ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोर्थ ऑर्गन होता है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया होता है इसकी ऑलमोस्ट लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर के 11 सेंटीमीटर एक हेल्दी विक्टिम के अंदर, और इसकी विड्थ होती है 1.5 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, ये चीज मैं यहां मेंशन कर देता हूं। इट इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर वाइड फॉर एन हेल्दी एडल्ट विक्टिम। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या चीज होगी, ये जो ट्रैकिया होती है ये ट्रैकिया का काम होता है कि जो हाइपोफेरिंक्स होती है उस हाइपोफेरिंक्स से एयर को लेकर के ब्रोंकाई और लंग्स तक पहुंचाने का। ठीक है, अब जो ट्रैकिया है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। जाहिर सी बात है कि वो मसल्स जिनको हम अपने आप से रेगुलेट नहीं कर सकते वो स्मूथ मसल्स होती हैं, है ना। अब ये एक स्मूथ मसल होती है, मसल्स के अंदर इसकी शेप को और इसके साइज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करी गई होगी। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पूरी ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर, ये सी शेप स्ट्रक्चर बनी हुई होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की। ठीक है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये मैं इधर ब्रोंकियल ट्री वाले रीजन में लिख देता हूं। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इट इज मेड अप ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ सी शेप इसलिए होती है क्योंकि जो ट्रैकिया होती है उसको इंफीरियरली यानी इसके पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन आगे की तरफ इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी शेप को बनाए रखने के लिए इसके अंदर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि बनी होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की। इस क्रिकॉइड कार्टिलेज की वजह से जो ट्रैकिया है वो पूरे टाइम सर्कुलर बनी रहती है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसकी बनी रहती है। ठीक है, अब ट्रैकिया के बाद में जो इसका ऑर्गन आता है दैट इज ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको मैं 5th नंबर यही डाल देता हूं, इट इज ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकी जो है जब ट्रैकिया दो पार्ट्स में यानी कि 2 लंग्स हैं तो दोनों लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन जाएगा, एयर दोनों ही लंग्स के अंदर पहुंचेगी। तो जब ये 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उस समय पर क्या कहते हैं, ये जो होती है इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई ट्रैकिया से लेकर के लंग्स के अंदर भी ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंग्स की। ठीक है, जो लंग्स होते हैं इनका एक हेल्दी विक्टिम के अंदर जो वेट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 117 ग्राम या फिर 170 ग्राम्स। ठीक है, 117 ग्राम एक हेल्दी विक्टिम के अंदर इस लंग्स का वेट होता है। और इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप होती है इट इज कॉनिकल एट द अपर एंड एंड फ्लैटर एट द बेस। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है और जो अपर एंड होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल होता है। और इसके अलावा इसकी जो लोकेशन होती है इट लाइज अंडर थोरेसिक कैविटी। ठीक है,
थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट रीजन, और इट इज सिक्योर्ड बिटवीन द रिब्स केज। ठीक है, इसको जो सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं वो हमारी पसलियां जो होती हैं वो इसको सुरक्षा प्रदान कर रही होती हैं, और थोरेसिक कैविटी में मिलता है। इसका एक हेल्दी विक्टिम के अंदर वजन होता है औसतन 117 ग्राम। ठीक है, जबकि इसमें एक चीज और होती है, जो ब्रोंकाई होती है वो राइट साइड की जो ब्रोंकाई होती है वो लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रेट और वाइड होती है। ठीक है, राइट ब्रोंकाई जो होती है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रेट होगी और थोड़ी सी वाइड होगी, जबकि ये जो लेफ्ट वाली जो ब्रोंकाई होगी वो हल्की सी कर्व्ड होगी और थोड़ी सी नैरो होगी। क्योंकि जो राइट लंग्स होता है इसका साइज जो होता है ये आपके लेफ्ट लंग्स के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और सबसे ज्यादा एयर जो इनहेल होती है वो पहुंचती है राइट लंग्स के अंदर एज कंपेयर विद द लेफ्ट वन। ठीक है, और लेफ्ट वन का जो साइज होता है वो छोटा होने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मौजूद होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट की पोजीशन जो मैं बताता रहा हूं अक्सर कि मीडिया स्टेनम में हार्ट होता है, वो मीडिया स्टेनम यही होता है कि यहाँ पर स्टर्नम बोन होती है इसके ऊपर, और ये फेफड़ों के मध्य में मिलता है, इसीलिए इसको मीडिया स्टेनम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स अब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली एक लेयर जो होती है वो उसका नाम होता है डायफ्राम। ठीक है, वो जो डायफ्राम होती है वो डायफ्राम भी कुछ इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायफ्राम का काम होता है लंग्स को और हार्ट को उसके ऊपर सपोर्ट देना। ठीक है ना, और थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन को परस्पर विभाजित करने का काम करता है डायफ्राम। अब एक और चीज है, जब हम लोग इनहेल करते हैं, जैसे इनहेल करेंगे वैसे ही जो फेफड़े होंगे वो फैल जाते हैं, एयर फिल हो जाती है। जैसे ही फैलते हैं उस टाइम पे ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, एक स्ट्रेट लेयर की तरह बन जाता है, और जैसे ही एक्सेल करते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये डायफ्राम जो है वापस अपने एक कर्व फॉर्म ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक, इसके बाद में जो ब्रोंकाई होती है, राइट साइड में जो ब्रोंकाई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसा मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, 1, 2 और ये 3। जबकि लेफ्ट लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है वो 2 ही पार्ट्स में टूटती है, 1 और ये 2। ठीक है ना, अब इसके बाद में जब ये टूट जाते हैं तो इनको बना देते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यानी कि जैसे कि घर के अंदर एक पाइपलाइन होती है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे और ज्यादा छोटा, वैसे ही इसके अंदर है कि ट्रैकिया का साइज जो है वो सबसे ज्यादा वाइड होगा, उसके बाद में ब्रोंकाई थोड़े से नैरो हो जाएंगे और जो ब्रोंकियोल्स होंगे वो और नैरो होंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो ब्रोंकियोल्स होंगे वो उससे भी ज्यादा नैरो होते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है एल्वेलाई। ठीक है, हाँ, 6th ऑर्गन जो था हमारा, 6th ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ये है ब्रोंकियोल्स, और जो 7th ऑर्गन है इसका दैट इज एल्वेलाई। मेन जो बचा हुआ है 8th ऑर्गन है दैट इज लंग्स। ठीक है, हियर इट इज विद द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एल्वेलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हेल्दी विक्टिम के अंदर 480 करोड़ एल्वेलाई मिल सकते हैं। ठीक है, और जो एल्वेलाई होते हैं वो कुछ अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना में एक ब्रोंकियोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी इनहेल्ड गैस होती है वो आकर के इस एल्वेलाई के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उसके बाद में ये जो हार्ट होता है, हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर के इस एल्वेलाई के पास में पहुंचती है, जहां पर ऑस्मोसिस होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस एल्वेलाई में आ जाएगी और ऑक्सीजन इस एल्वेलाई से पल्मोनरी वेन में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी रूट के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ब्रोंकियल ट्री नाम की स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलती है। ब्रोंकियल ट्री मैंने आप लोगों के लिए इधर बनाया हुआ है। ठीक है, जो ब्रोंकियल ट्री होता है ट्रैकिया से लेकर के जो टर्शरी ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट होता है उसको हम लोग ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि महसूस हो रहा होगा कि ये कुछ रूट्स बने हुए हैं, रूट्स के ऊपर फिर से बनना शुरू हुआ और यहां जाकर के एक ट्री निकला है। ठीक है, रूट काफी डीप है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये जो अपर रीजन है ये है इसकी ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो टोटल लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके बीच में ये सी शेप रिंग है, ये बनी हुई है क्रिकॉइड कार्टिलेज की, जिसका काम है कि वो इसको इसकी सिलेंड्रिकल शेप में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज जो आती है वो आती है यहाँ पर ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो कि लंग्स के अंदर भी जब तक उनके सब डिवीजन नहीं होते तब तक एक्सटेंड होंगे और उनको हम लोग कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद में जैसे ही यहाँ पर इनका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है वहां पर ये बन जाते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में भी आपका जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स तक कंटिन्यू रहता है, टर्शरी ब्रोंकियोल्स में क्रिकॉइड कार्टिलेज नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे ये जो ब्रोंकियोल्स बने हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद में जो फर्दर सब डिवीजन हुए हैं यहाँ पर ये ब्रोंकियोल्स हैं सब। इसके बाद में यहाँ पर मौजूद है ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स है और ये लास्ट में यहाँ मौजूद है टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री नहीं है, इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही बोला जाता है। ठीक है, तो टर्शरी ब्रोंकियोल्स तक जो एक्सटेंशंस होते हैं इस ट्रैकिया से लेकर के उसको कहा जाता है ब्रोंकियल ट्री। राइट, अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन। चलिए, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वही बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारी नोज है, नोज क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है और नहीं, ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का काम करती है नाक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर आया और ऑक्सीजन यहां से अंदर गया। उसके बाद में नेसल कैविटी जो यहाँ पर पीछे की तरफ मौजूद होती है, नेसल कैविटी जो यहाँ प्रेजेंट होती है, उस नेसल कैविटी के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। पहला होता है मॉइस्टनिंग ऑफ द एयर। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, नेसल कैविटी में होती है मॉइस्टनिंग, यानी कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ा देना, उस एयर के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद में म्यूकस के सीक्रेशन के थ्रू उसका प्यूरिफिकेशन होता है, एयर को प्यूरिफाई किया जाता है और उसका जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के समतुल्य बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइट हीट किया जाता है। ये जो तीन काम होते हैं ये होते हैं नेसल कैविटी के अंदर। ठीक, अब जैसे ही ये तीनों काम पूरे होते हैं उसके बाद में क्या होगा कि जो एयर है वो पहुंच जाएगी नेसोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, अब नेसोफेरिंक्स जो है, नेसोफेरिंक्स इस एयर को ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। लैरिंगोफेरिंक्स के बाद में रोल आता है इस एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस क्या करेगा, एपिग्लॉटिस रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने से क्या होगी, जो ईसोफेगस है वो बंद हो